हेलो बच्चों। बेटा, तो हम लोग पढ़ रहे थे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, और हमने कॉमनली अब्यूज ड्रग के बारे में पहले एक हमने शॉर्ट वीडियो बनाया। फिर हमने उसमें कुछ ट्रिक्स देखी कि किस किस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था, उस लास्ट लेक्चर में मैंने हर एक चीज को जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाया। और आज जो आपका टॉपिक बचा हुआ है बेटा, उसको हम लोग कंप्लीट करके इस चैप्टर का अंत कर देंगे। और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा है कि एक लेक्चर लूंगा, मैं एक लेक्चर लूंगा जो कि रहेगा लगभग 2.5 से 3 घंटे का। और उस 2.5 से 3 घंटे में मैं पूरा का पूरा जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है उसको वन शॉट में आपको करूंगा बेटा। और कवर करने के साथ साथ मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक प्रोस्पेक्ट्स को यह भी बताऊंगा कि कहां कहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, और क्वेश्चंस को लगाने के बाद फिर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हम लोग कौन सा नया टॉपिक पढ़ सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं क्लास 12th में। ठीक है, तो जैसे कि इसके बाद बेटा हम लोग जनरली पढ़ते हैं बायोटेक वगैरह। तो बायोटेक वगैरह अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा दूंगा। ठीक है, या कुछ और चैप्टर्स अगर आपको पढ़ने होंगे जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये सब पढ़ना होगा तो वो भी बता दीजिए, मैं उसका भी बना सकता हूं बेटा। ठीक है, चलिए तो मैं अब स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक बेटा। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने कॉमनली अब्यूज ड्रग के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम लोग को बेटा स्टार्ट करना है वो है बेटा क्या आपका बेंजोडाइजापीन्स एंड बार्बिचुरेट्स। ठीक है, तो अगर बच्चा हम बेंजोडाइजापीन्स एंड बार्बिचुरेट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो अपने को यही याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो अपने को यही याद रखना है बच्चों कि ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? आपके स्ट्रॉन्ग सेडेटिव। और स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या करते होंगे बेटा? आपके ब्रेन को सेडेट करते होंगे, डिप्रेस करते होंगे। ठीक है, अब चलिए, अब इसको पढ़ने से पहले हम एक कंडीशन देखते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं इन ड्रग्स का हम यूज क्यों करते हैं। ये ड्रग्स जनरली हम यूज करते हैं पेशेंट्स में, लेकिन 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 मार्क माय वर्ड्स, इन ड्रग्स का जो आपका विड्रॉल सिम्टम है वो बहुत ज्यादा है और डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है। इन इन दोनों ड्रग की डिपेंडेंसी और विड्रॉल सिम्टम बहुत ज्यादा बेटा स्ट्रांग होते हैं। तो इन इन दोनों चीजों को भी हम लोग यहां पर मेमोराइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो मैंने क्या बोला कि ये एक स्ट्रांग सेडेटिव है। दूसरा याद रखिएगा, इनका जो आपका डिपेंडेंस डिपेंडेंस बहुत ज्यादा क्या है बेटा? इसका हाई है, मतलब कि इसकी लत बहुत आराम से लग सकती है। ठीक है, और अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स इसके बहुत ज्यादा हाई हैं। विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं आपके? स्ट्रांग होते हैं। और आप ये समझिए कि इस यही कारण है बेटा कि जनरली जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो इनको जनरली यूज करने से बचते हैं। ठीक है, जब तक कि बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, इनिशियली जब बार्बिचुरेट्स आए बेटा, तो बार्बिचुरेट्स का यूज हम लोग एक एक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए करते थे, और उस कंडीशन का नाम है आपका इंसोम्निया। इस कंडीशन का नाम मैंने क्या बताया बेटा? इंसोम्निया। ठीक है, और इंसोम्निया की अगर हम बात कर रहे हैं, पूरी बात ध्यान से सुनना। इंसोम्निया का मतलब होता है स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस, मैंने क्या बोला? इंसोम्निया का मतलब होता है स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस मतलब इसमें नींद नहीं आती है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमारे ब्रेन को सेडेट करते हैं, डिप्रेस करते हैं, और डिप्रेस करने के साथ साथ नींद लाते हैं, और इसलिए इनका यूज शुरुआत में किया जाता था। ठीक बच्चों, चलिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि इन दोनों का ही ये दोनों स्ट्रॉन्ग सेडेटिव है और इनके विड्रॉल सिम्टम्स बेटा बहुत ज्यादा हाई हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो शुरुआत में हम लोग क्या स्टार्ट करते थे बेटा? बार्बिचुरेट्स। ठीक है, फिर बाद में हम लोग किस पे शिफ्ट हो गए? बेंजोडाइजापीन्स पे। क्यों? क्योंकि बार्बिचुरेट्स का जो डिपेंडेंस और विड्रॉल सिम्टम्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बेंजोडाइजापीन्स। देखिए,
आप ये दोनों बात ध्यान से समझिएगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग सेडेटिव हैं, दोनों का ही डिपेंडेंस और विड्रॉल सिम्टम्स बेटा हाई है, लेकिन हम ज्यादा खतरे में से जो कम खतरा होगा उसको चूज करने को प्रीफर करते हैं हमेशा। और फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बेटा, बेंजोडाइजापीन्स। ऐसा क्यों 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 क्योंकि जो आपके बेंजोडाइजापीन्स होते हैं बेटा, इंसोम्निया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंसोम्निया के जो मेजर कॉज, वन ऑफ द जो मेजर कॉज होता है, दैट इज एंजाइटी, घबराहट। ठीक है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एंजाइटी को कम कर दें तो सिंपल सी बात है, क्या हमें नींद आने लगेगी? बिल्कुल आने लगेगी। तो हम ऐसे ड्रग्स का यूज करेंगे जो कि क्या होते हैं, एंजियोलिटिक, जो कि एंजाइटी को खत्म कर दें। एंजियोलिटिक ड्रग्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? और एंजियोलिटिक ड्रग्स में बेटा आपके यही सब आते हैं जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, दैट इज बेंजोडाइजापीन्स। ये कराते क्या है सर? ये कराते हैं, ये सेंस ऑफ कामनेस को इंड्यूस करते हैं। मैंने क्या बोला बेटा? ये सेंस ऑफ कामनेस को इंड्यूस करते हैं, मतलब ये हमारे ब्रेन में कामनेस लाते हैं। और इसीलिए हम लोग इनको यूज किस तरीके से करते हैं, एंजियोलिटिक ड्रग्स की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, इनके नाम अपने को याद नहीं रखने हैं बेटा। जब आप पहुंच जाएंगे एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में, तो आप देखेंगे बहुत सारे होते हैं बेटा, मिडाजोलाम, एल्प्राजोलाम, क्लोनादिपाम। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं एक बारबिचुरेट्स की, तो फिनोबार्बिटोन, ये बारबिचुरेट्स करना था। तो अपने को ड्रग्स के नाम याद नहीं रखने, अपने को बस मोटा मोटा चीज की कहां पर यूज होता है और करता क्या है, बस दैट्स इट। तो यहां पर होता है आपका बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजापीन्स, खत्म। जितना अपने काम का है हम उतना ही पढ़ के बेटा आगे निकल जाएंगे। अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, दैट इज एडिक्शन। ठीक है, एडिक्शन। पहले मैंने डिपेंडेंस पढ़ा रखा है, अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, एडिक्शन जो आपकी एनसीईआरटी में जो लाइन दे रखी है, जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है, उसी को बेटा मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। एडिक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल हमारे अटैचमेंट हो जाते हैं किसी सब्सटेंस के लिए। ठीक है बेटा, जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने क्या लिखा है एडिक्शन में, इट इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट। किसी अफेक्ट के लिए हमारा जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए हो सकता है, किसी ड्रग्स के लिए हो सकता है या अल्कोहल के लिए हो सकता है। अब वो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट किसके लिए हो रहा है, तो यूफोरिया का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा, फीलिंग ऑफ वेलबींग, और सेकंड क्या, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग। सेम चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। मतलब कुल मिलाकर हमें बहुत अच्छा फील होता है। और इसीलिए देखिए बेटा, कोई भी चीज हम तभी कंज्यूम करते हैं जब हमें वो चीज अच्छी लग रही हो, या उसका जो इफेक्ट है वो मेरी बॉडी में थोड़ा सा पॉजिटिव हो। ठीक है, जो मुझे अच्छा फील कराएगा उसी चीज को मैं कंज्यूम करूंगा। जैसे कि सिंपल सी बात अगर मैं करता हूं बेटा, खाने की बात करता हूं, तो जो खाना हमें पसंद होता है उसको हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और जो खाना जैसे कि हमें परवर की सब्जी पसंद नहीं है, टिंडे की सब्जी पसंद नहीं है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हमें पालक पनीर मिल जाए, या पनीर का कोई सब्सटेंस मिल जाए, या अगर कोई जो लोग चिकन खाते होंगे अगर उनको कोई चिकन मिल जाए, तो वो लोग उसको ज्यादा प्रीफर करेंगे एज कंपेयर टू इन सब्जियों के बजाय। ठीक है, तो वही सेम चीज यहां पर भी लागू होती है। और अगर वो, और सुनो, अगर उसको कंज्यूम करने के बाद या हो सकता है, तो हम टेस्टी की बात, हम यहाँ पे टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो टेस्ट का था। कहने का मतलब क्या है कि वो आपको अच्छा टेस्ट दे रहा था। ठीक है, वैसे ही अगर हम उन ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं जो हमारी बॉडी में जाकर हमारे अंदर पॉजिटिव इफेक्ट लाएं, या हमें अच्छा फील कराएं, तभी हम उसको क्या होते हैं बेटा, उसका एडिक्शन होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं। और सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल सिंड्रोम मैं आपको बेटा पहले ही बता चुका हूं। बताइए क्या क्या होता है। एक तो एंजाइटी होता है, ये वाला पॉइंट याद रखना है, मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा। दूसरा मैंने आपको बताया था, बताइए क्या होता है, शेकीनेस।
शेकीनेस, और बताइए क्या होगा आपका, बताइए, स्वेटिंग, स्वेटिंग, और फोर्थ अगर हम बात करते हैं बेटा, फोर्थ हम लोग बात करते हैं नौजिया, नौजिया। तो ये चारों जो ये वही देखिए, विड्रॉल सिम्टम बेटा बहुत सारे होते हैं, ठीक है, आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैं बस उसको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि अगर एक आध दो चीज मैं अगर एक्स्ट्रा बताता भी हूं तो आप गुस्सा हो जाते हैं कि सर आप तो बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। जैसे कि एक बच्चे का मैसेज आया कि सर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इतने सारे लेक्चर पढ़ा दिए, ठीक है, और आपने इतने लेक्चर पढ़ा दिए, इतने में तो मैं 5 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है बेटा, आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो मकसद है, मेरा जो मकसद है बेटा, वो मुझे क्लियर है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को डिलीवर करना है, बच्चों के लिए क्या हित है वो मुझे पता है, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट बेटा। मेरे लेक्चर थोड़े स्लो होते हैं तो आप उसको 1.5x में भी करके देख सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोई भी बच्चा, इंडिया का कोई भी बच्चा, वो किसी भी चीज की अगर कहीं से भी अगर तैयारी कर रहा है नीट की, तो जब वो मेरे चैनल पे आए तो उसको एक एक चीज, चाहे वो एनसीईआरटी से हो या थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर का हो, हर एक चीज उसको बहुत थोरो तरीके से, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से उसको समझ में आए बेटा, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि मैंने कभी भी ऐसा पढ़ाया ही नहीं है जो बच्चों को चीजों को मैं रटवाऊं। मैं हर एक चीज को, हर एक वर्ड तक को बेटा एक्सप्लेन करता हूं, और मेरे लेक्चर इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर तक स्टिक नहीं रहता हूं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो जब मैं आपको इम्यून सिस्टम पढ़ा रहा था तो इम्यून सिस्टम से पहले अगर ब्लड की कोई चीजें उसमें आई थी, ब्लड का कोई कॉन्सेप्ट आया था, तो मैंने पूरा पूरा ब्लड पढ़ाया था। तो क्या वो ब्लड का पार्ट पढ़ाना गलत था? तो अगर आपको लगता है कि ये गलत है बेटा, तो देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स, आप वहां पर उनको प्रीफर कर सकते हैं। मुझे 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 पता है बेटा कि मुझे किस तरीके से अपना, मेरे कलीग्स भी मुझे बोलते हैं कि अरे यार तू इतना लंबा पढ़ाता है, इतने लेक्चर्स लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। आप कुछ भी अगर अलग करोगे, कुछ भी नया करोगे, तो आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, और मुझे क्रिटिसिज्म से बेटा कभी फर्क नहीं पड़ा है, कभी फर्क नहीं पड़ा है। तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूं, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे, दुनिया है तो बोलेगी ही, ठीक है। तो इन चीजों को मैं बिल्कुल दरकिनार करके चलता हूं, ठीक है। मुझे लगता है कि वही बच्चा मेरे चैनल पे आए बेटा जिसको ये लगता है कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और मैंने, देखो बेटा, मैं आपसे 1 रुपया तो ले नहीं रहा हूं ना, मेरे चैनल पे क्या कहते हैं, मैंने आपसे कुछ लिया है कि भैया आप पेड लेक्चर्स में आपको दे रहा हूं, मैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं बेटा। तो अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो बिल्कुल, क्योंकि बेटा आप जब ऐसा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं टीचर भी डिमोरलाइज होता है, उसको ये लगता है कि यार मैं बच्चों के लिए इतना कर रहा हूं और बच्चे ऐसे बोलते हैं, कहीं ना कहीं फील भी होता है बेटा, क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स ना, भले हम डॉक्टर हैं लेकिन हम भी तो ह्यूमन ही हैं, हमारे अंदर भी तो वही दिल धड़क रहा है जो आपके अंदर धड़क रहा है, हमारे अंदर भी तो वही मेंटेलिटी है जो आपके अंदर है। तो कहीं ना कहीं बेटा आप सोचा कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं वैसा नहीं पढ़ा सकता, मैं वन शॉट भी लाऊंगा, मैंने बोला है आपको, मैं हर एक चीज कर सकता हूं, मैं शॉर्ट में भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का जो वे है, जो एग्जैक्ट वे है, वो यही वे है कि मैं हर एक चीज को, हर एक पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहता हूं बेटा, ठीक है। चलिए, तो जैसे जैसे अब सिंपल सी बात है, मैं इसको पहले भी पढ़ा चुका हूं लेकिन वापस से मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं क्लास की तरह बच्चों को ट्रीट करता हूं, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया बेटा, तो हम और आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अब इतना समझ में आ गया, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, आपका टोबैको। टोबैको, यहां पर थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लिखा गई है बेटा, मैं इसको ठीक कर लेता हूं, ठीक बच्चों। चलिए, तो अब टोबैको को पढ़ने से पहले देखिए मैंने पीछे स्लाइड में क्या लिख रखा है कि बेटा इसका यूज लगभग 400 सालों से इसका यूज होता आ रहा है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग लगभग 4 सेंचुरी से हम लोग इसको बेटा क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो सोचिएगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जो बॉडी को हमारे अच्छे से रिस्पॉन्ड करता होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कि मैंने लिखा है बेटा, टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर मोर देन 400 इयर्स। टोबैको कंटेन्स, अब टोबैको के अंदर होते क्या है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस और निकोटीन। निकोटीन के बारे में मैं थोड़ा सा भी बेटा भी बात करूंगा, ठीक है। निकोटीन की अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करने जा रहे हैं, सुनना बात ध्यान से, निकोटीन के बारे में अगर हम लोग, अच्छा, टोबैको प्रोडक्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस प्लस निकोटीन।
ठीक है। अगर हम लोग निकोटीन की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसका बहुत रैपिड एक्शन होता है ऑन द ब्रेन, रैपिड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द ब्रेन, रैपिड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द ब्रेन। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला? रैपिड पॉजिटिव, बहुत तेजी से बेटा पॉजिटिव इफेक्ट आता है ब्रेन में। क्या पॉजिटिव इफेक्ट आता है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा निकोटीन के बारे में, जो ज्यादातर लोगों का मानना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, इट इज नॉट कार्सिनोजेनिक। ये एडिक्शन कॉज कराता है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एडिक्टिव, स्ट्रॉन्ग एडिक्शन कराएगा, स्ट्रॉन्ग एडिक्शन कराएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आया। लेकिन लेकिन इट इज नॉट कार्सिनोजेनिक, इट इज नॉट कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक, ये कार्सिनोजेनिक नहीं है बेटा। एडिक्टिव तो है बट कार्सिनोजेनिक नहीं है। लेकिन जो टोबैको प्रोडक्ट्स में जो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, दे आर मोस्टली कार्सिनोजेनिक। जो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर मोस्टली कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक। इसका मतलब क्या है? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कैंसर कॉजिंग एजेंट। और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि व्हाट इज कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो मुझे लगता है इससे बात बन गई होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एक दो पॉइंट और, अगर हम निकोटीन की बात कर रहे हैं, इन निकोटीन को मैं अलग से पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आप ये समझिएगा कि जो टोबैको जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसको मैं किस किस फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है। बहुत सारे फॉर्म्स हैं बेटा, जो आपके टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम किस किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो पहला पहला अगर हम बात करते हैं, अगर आपको पता होगा बेटा, तो स्मोक सिगरेट स्मोक के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा अगर आपको याद आ रहा होगा बेटा, तो मैंने इसको पहले भी बताया है, यूज्ड एज ए स्नफ। स्नफ का मतलब क्या होता है बेटा, कि आप उसको नीजल के थ्रू पाउडर को नीजल के थ्रू इंजेस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, ऐसे लेकर ऐसे करते हैं ना, तो वो यही है। इसको हम लोग एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको स्नफ भी यूज किया जाता है। एनीवे, चलिए, तो मैंने क्या बोला? स्मोक। और दूसरा मैंने क्या बोला? यूज्ड एज ए स्नफ, यूज्ड एज ए स्नफ। ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। और अगर थर्ड पॉइंट हम लोग देखें, तो ये और कैसे यूज कर सकते हैं बेटा इसको हम लोग? च्यूएबल फॉर्म में इसको लिया जाता है, चबाकर। जुबान केसरी पढ़ा होगा बेटा आपने, पढ़ा नहीं होगा नालायको, देखा होगा, ठीक है, च्यूएबल फॉर्म में, ठीक है। और याद रखिएगा, और भी हो सकता है, बहुत सारे इसके पैचेस भी आते हैं, निकोटीन के पैचेस भी आते हैं बेटा, तो इसको आप पैचेस के फॉर्म में भी लिया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए, जैसे मैं च्यूएबल फॉर्म में बात कर रहा हूं बेटा, तो ये जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक समय बेटा कॉज कराता था आपका ओरल कैंसर, ओरल कैंसर, ओरल कैंसर। अगर आप कभी मूवी देखने गए होंगे बेटा, तो मूवी में जब देखने गए होंगे, तो वहां पर एक एड आता है, ठीक है, उसे वार्निंग करके, ठीक है, टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए। उसमें देखिए एक जो फीमेल आती है, उसका से यहाँ पे मुंह में चीरा लगा रखा है, उसको क्या हो जाता है? ओरल कैंसर। तो अब आप समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको ओरल कैंसर भी होने के बहुत ज्यादा चांसेस किसमें होते हैं बेटा, अगर हम टोबैको प्रोडक्ट्स को च्यूएबल फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं स्मोक की, अगर हम बात किसकी करते हैं बेटा? स्मोक की। चलिए, इसको हम नेक्स्ट टाइम में ले लेते हैं। स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा मैं बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको स्मोकिंग के बारे में, ठीक है। पूरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। सिगरेट जो स्मोक होता है बेटा, सुनना बात ध्यान से,
मैंने क्या बोला? सिगरेट जो स्मोकिंग होती है तो इसमें बर्निंग ऑफ पेपर्स होते हैं बेटा। आपने देखा होगा कि जो अगर आपने कभी सिगरेट देखी होगी बेटा, तो उसमें बीच में क्या भरा होता है? आपका टोबैको भरा होता है, और बाहर क्या होता है? एक व्हाइट कलर से एक पत्ते से उसको मतलब पेपर से लपेटा होता है। ठीक है, तो जब उसकी बर्निंग होती है, किसकी? बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर। कौन सा पेपर? जो कि टोबैको प्रोडक्ट्स को बेटा लपेटा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइम पर बहुत सारे, ध्यान से सुनना, बहुत सारा क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन होता है। और ये बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड में जाती है तो इट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीजन। इट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीजन। ये इसको आपने पढ़ा होगा कभी, है ना? जब हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, आपका एंजाइम्स वगैरह पढ़ते हैं तब। ठीक है, चलिए, तो कंप्लीटिव इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा बेटा कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में पहुंच गई तो इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है टूवर्ड्स द हीमोग्लोबिन, इट इज 200 to 250 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। इसका मतलब अगर ये किसी भी तरीके से अगर ब्लड में पहुंच गई तो ये बहुत तेजी से हीमोग्लोबिन से जुड़कर के क्या बनाती है बेटा? आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है? तो अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन जुड़कर बनाते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये आपका सक्षम नहीं है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करा सके, और अगर सक्षम नहीं होगा तो इट में लीड टू हाइपोक्सिया। इट में लीड टू हाइपोक्सिया। तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आपको आ गया होगा। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है बेटा? रेड्यूस्ड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है, ठीक है, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोक्सिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, दूसरे कंडीशन की, तो बर्निंग ऑफ पेपर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस एक्स्ट्रा कार्सिनोजेंस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्मोकिंग, एक तो टोबैको है ही है, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स में तो पहले तो है ही है बेटा, उसके बाद जो बर्निंग ऑफ पेपर है उसके कारण भी बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा? आपके कार्सिनोजेंस। ठीक है, और ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई स्मोकिंग इज फार 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 डेंजरस। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, सबसे गंदा नशा क्या है बेटा? आपका स्मोकिंग है। सबसे गंदा नशा क्या है बेटा? आपका स्मोकिंग। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं बेटा तो ये आपको सी तरीके से बेटा, मानना क्या, ये होता ही है, कहने का मतलब क्या है कि ये आपके लंग को इफेक्ट कर रहा है, और अगर आपका लंग खराब होगा तो आपके प्रॉपर आपके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और फिर आपके ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अब हमको इसको बात कर लेते हैं कि निकोटीन की अगर हम बात करते हैं, सुनना बात ध्यान से। निकोटीन, चलिए, ठीक, तो अब अगर हम लोग निकोटीन की बात कर रहे हैं बेटा, तो निकोटीन का मैंने बताया कि बहुत रैपिड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ब्रेन है। ठीक है, रैपिड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ब्रेन, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ब्रेन, पहला पॉइंट तो यही है। इससे होता क्या है? इससे होता यह है, पहला पॉइंट, वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। शुरुआत में जो भी लोग इसको कंज्यूम करते हैं बेटा, वर्किंग कैपेसिटी क्या होती है? इससे इंक्रीज हो जाती है।
वर्किंग कैपेसिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट रहा, क्योंकि अगर कोई लोग वर्कोहॉलिक है, जो ज्यादा काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, वैसे जनरली कमी देखने को मिलता है, लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा बेटा। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फीलिंग ऑफ अराउजल आएगा, फीलिंग ऑफ अराउजल मतलब जगना, अराउजल। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट बेटा देखने को मिलते हैं। कंसंट्रेशन एबिलिटी इनकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट शुरुआत में आते हैं, शुरुआत में आते हैं ये पॉजिटिव इफेक्ट, तो ये लोगों को बहुत ज्यादा क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। जब मैं आपको एडोलेसेंस पढ़ाऊंगा तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा वापस से डिस्कस करूंगा। ठीक है, और इसीलिए बेटा इट इज द मोस्ट एडिक्टिव ड्रग इन द होल वर्ल्ड। मोस्ट एडिक्टिव ड्रग इन द वर्ल्ड। ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसीलिए इसका सबसे ज्यादा बेटा क्या होता है, कंजप्शन होता है। ठीक है, अब ये निकोटीन जो होता है ये करता क्या है बेटा, ये बहुत ज्यादा चीजें करता है, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है उसी को बता देते हैं बस आपको। एड्रीनल मेडुला को ये क्या करता है, एड्रीनल मेडुला को ये क्या करता है बेटा, स्टिमुलेट करता है। ये एडिनल मेडुला को क्या करता है बेटा, स्टिमुलेट करता है। और जब एडिनल मेडुला, आपको याद आ रहा होगा जो आपने 11th में पढ़ा होगा, तो जब हम एडिनल मेडुला को स्टिमुलेट करेंगे तो यहां से दो हार्मोन निकलेंगे, एक को हम लोग बोलते हैं एड्रीनेलिन, एक को हम लोग बोलते हैं एड्रीनेलिन, और एक को हम लोग बोलते हैं बेटा नॉर एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन। ठीक है, जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे बेटा तो इन दोनों में काफी चीजें डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट अगर आपको मैं डिफरेंस बताऊं बेटा, तो एड्रेनालिन का जो मेनली जो वर्क होगा वो आपका हार्ट पे होता है, और हार्ट पे जाकर बेटा ये हार्ट रेट को क्या करा सकता है, आपका इंक्रीज करा सकता है। तो हार्ट रेट क्या होता है, इससे इंक्रीजेस। ठीक है, और अगर हार्ट रेट बहुत समय के लिए बेटा इंक्रीज रहेगा तो याद रखिएगा बीपी जैसी प्रॉब्लम आने लगेगी, मतलब इट कैन ऑल्सो कॉज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, हाई बीपी, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब नॉर एड्रेनालिन की अगर हम बात करते हैं तो इट मेनली एक्ट ऑन, इट मेनली act on small blood vessels, small blood vessels, blood vessels। और ये स्मॉल ब्लड वेसल्स में बेटा काम करके वो वहां पर क्या कर सकता है बेटा, वैसो कंस्ट्रिक्शन करा सकता है। क्या करा सकता है बेटा, वैसो कंस्ट्रिक्शन। और कभी कभी इतना ज्यादा, इतना हाई वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है कि वो वेसल्स ब्लॉक तक हो सकती हैं। वो वेसल्स क्या बेटा, ब्लॉक तक हो सकती हैं, और ये वेसल्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही होंगी, तो अगर वहां पर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑर्गन फेलियर जैसी चीज नहीं आएगी क्या बेटा, आप बताओ मुझे, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कैन कॉज इस्चीमिया, रेड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, रेड्यूस्ड ब्लड सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इस्चीमिया, और टोटल लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, टोटल लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, इंफाक्शन। ठीक है, और अगर ये इंफाक्शन, ठीक है, कहां पर हुआ बेटा, अगर ये इंफाक्शन कहां पर हुआ, ब्रेन में हुआ, तो ब्रेन में क्या कंडीशन आ सकती है बेटा, स्ट्रोक जैसी कंडीशन आ सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, और अगर ये कहां पर हुआ, आपका हार्ट पे हुआ, अगर ये हार्ट पे हुआ
तो आप समझिए कि ये क्या कॉज कर सकता है, मायोकार्डियल इंफाक्शन। मायोकार्डियल इंफाक्शन जिसको आप हार्ट अटैक के नाम से जानते हो। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो ये वाला निकोटीन का इफेक्ट आपको समझ में आया कि क्या क्या निकोटीन का इफेक्ट है बेटा? ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा तो मैं और आगे चलूं। ठीक है, एक चीज बेटा मैं आपको और बताना चाहूंगा यहां पर कि ध्यान से सुनना। ये क्या करा सकता है बेटा, या टोबैको जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी जो ईसोफिजियल जो इंस्पेक्टर होती है, आपका जो ईसोफेगस होता है बेटा, जो आपका ईसोफेगस और जब स्टमक कनेक्ट हो रहे होते हैं तो बीच में एक इंस्पेक्टर आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफिजियल इंस्पेक्टर। तो उसकी जो एबिलिटी होती है कंस्ट्रिक्शन की, उसको क्या कर देगा बेटा, उसके टोन को कम कर देगा। उसको जब टोन को कम कर देगा बेटा, तो जो आपके गैस्ट्रिक कंटेंट्स होंगे, जो स्टमक के कंटेंट्स होंगे बेटा, वो आपके कहां बेटा, ऊपर आ सकते हैं। कहां पर आ सकते हैं? ऊपर। ऊपर कहने का मतलब क्या है, ईसोफेगस में आ सकते हैं। और ईसोफेगस में अगर बार बार गैस्ट्रिक कंटेंट्स आ रहे हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत अगर आपने एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा तो याद रखिएगा कि स्टमक की और इंटेस्टाइन की जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है वो अलग होती है, और जो आपकी ईसोफेगस की जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है वो अलग होती है। तो मेटाप्लेजिया जैसी कुछ कंडीशन आती है जो कि आप पढ़ेंगे जब आप एमबीबीएस पहुंच जाएंगे तब। मैं उसको भी यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस आप इतना समझिए कि इट कैन कॉज रेड्यूस्ड टोन ऑफ ईसोफेजियल इंस्पेक्टर, और इसी कारण बेटा क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स आपके ईसोफेगस में आ सकते हैं, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, तो ईसोफेजियल स्फिंक्टर टोन डिक्रीजेस। ये बेटा एक्चुअली मैं पढ़ाता था जब हम लोग पढ़ते थे क्या, आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन अब तो है ही नहीं है। ठीक है, और इट कैन कॉज गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको हम लोग गर्ड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, गर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में एक बहुत सारे बेटा पॉइंट्स दे रखे हैं कि कौन कौन सी ये कैंसर कॉज कर सकता है, कौन कौन सी ये डिजीजेस कॉज करा सकता है। आइए देख सकते हैं, आइए देखते हैं बेटा। इट ऑल्सो increases incidence of it also increases incidence of cancers and diseases। बहुत सारे बेटा ये कैंसर को और डिजीजेस को क्या करा सकता है बेटा, करा सकता है। तो अगर हम कैंसर की बात कर रहे हैं, अगर हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो पहला आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, लंग कैंसर। दूसरा थ्रोट कैंसर। तीसरा यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। फोर्थ ओरल कैंसर, अभी बताया था बेटा कुछ देर पहले, ओरल कैंसर। ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक, और अगर हम डिजीजेस की बात करते हैं तो बहुत सारी बेटा। ठीक है, ये पहला गैस्ट्राइटिस करा सकता है बेटा, गैस्ट्राइटिस, बिल्कुल। दूसरा एम्फाइसीमा, आपने पढ़ा होगा 11th में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एम्फाइसीमा। थर्ड और क्या करा सकता है बेटा, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। अभी तो बताया बेटा किस तरीके से वर्क कर रहा था, कोरोनरी आर्टरी
डिजीजेस, और अभी क्या बताया था कुछ देर पहले, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इतनी सारी चीजें कॉज करा रहा है कि नहीं करा रहा है? इसको हम लोग ईसोफेजाइटिस भी बोल सकते हैं, ईसोफेजाइटिस, इन्फ्लामेशन इन ईसोफेगस, इट कैन कॉज ईसोफेजाइटिस। ठीक है, तो ये देखो, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जाकर देख लेना, एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं कुछ। ठीक है, बोल दोगे सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, ये सारा दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं और कौन कौन से आपके डिजीजेस के चांसेस बेटा इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट अब समझ में आ गया। तो अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखने वाले हैं बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल। क्या बोलेंगे, अल्कोहल। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज। ठीक है, देखो मैंने अभी क्या बताया आपको कि निकोटीन जो होता है वो एडिक्टिव तो होता है, लेकिन वो कार्सिनोजेनिक नहीं होता है। अगर कोई और जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो इफेक्ट आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं बेटा, निकोटीन के कारण आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे मार्केट में बहुत सारे बेटा च्युइंगम्स अवेलेबल हैं जिनको हम लोग निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि आपको निकोटीन ही मिलेगा और उसके अलावा आपके जो उसमें कार्सिनोजेनिक जो प्रोडक्ट थे बेटा उसको हटा लिया जाता है। तो बहुत सारे लोग बेटा क्या लेते हैं, आपका निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको हम लोग बोलते हैं NRT। इसको भी आप याद रखिएगा, कभी कभी अगर पूछ लेगा तो हमें ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, NRT, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, ठीक है, ये गम्स के फॉर्म में आता है, गम्स का मतलब च्युइंगम, गम्स के फॉर्म में आता है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ। अब हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, आपका अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल की बात करने से पहले, थोड़ा सा बेटा मैं आपको बारे में, अल्कोहल में दो चीजें हमने बात करनी है, दो अल्कोहल के बारे में बात करनी है। ठीक है, देखिए, अल्कोहल एक तो होते हैं बेटा फर्मेंटेड बेवरेजेस। क्या होते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस। और इसमें जो होता है अल्कोहल का कंटेंट कम होता है। सुनना बात ध्यान से, बस मैं एक जानकारी के लिए बता रहा हूं, जो आप जब को बहुत सारा जब ड्रग्स पढ़ेंगे तो उसमें भी और भी चीजें आती है, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दे रहा हूं। ठीक है, एक होता है बेटा फर्मेंटेड बेवरेजेस। ठीक है, और इसमें आपका आता है बियर और वाइन, जिसमें आपका अल्कोहल का कंटेंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, और एक होते हैं डिस्टिल्ड बेवरेजेस। ठीक है, और इसमें अल्कोहल का कंटेंट हाई होता है, जैसे कि आपका रम, वोडका, जिन, इन सब में अल्कोहल का कंटेंट हाई होता है। तो ये थोड़ा सा एक अपने दिमाग में कभी रखिए कि अगर अल्कोहल से कोई क्वेश्चन आ जाए और इससे कोई रिलेशन हो तो आप ये दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आप इस चीज को याद रखिए। ठीक है, तो चलिए, ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अब अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं बेटा, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अल्कोहल में एक तो आपका आएगा मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, और एक आएगा एथिल अल्कोहल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, चलिए, आपने कभी सुना होगा बेटा कि बहुत सारे लोग की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गई, सुना है क्या कभी? बिल्कुल सुना हो, कहीं ना कहीं पेपर, वैसे सर हम लोग पेपर वगैरह तो पढ़ते नहीं है, सिर्फ रील्स को ही से ही काम चला लेते हैं। रील्स में ज्यादा मजा आता है ना सर, पेपर ऊपर क्या ही पढ़ेंगे। खैर चलो, ठीक है, बहुत ज्यादा मैं तंज नहीं कसता हूं, नहीं तो बोलोगे सर तो पता नहीं क्या क्या तंज मारते रहते हैं। ठीक है, चलिए, खैर अगर मैं बात कर रहा हूं, सुनना बात ध्यान से, तो होता क्या है कि ये जो मैथिल अल्कोहल अगर कोई कंज्यूम, इसी को हम लोग जहरीली शराब के नाम से जानते हैं, अगर मैथिल अल्कोहल को कोई कंज्यूम करता है तो यहां पर एक एंजाइम यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं बेटा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। सुनते रहना बेटा बात ध्यान से। ठीक है, और ये मेथिल अल्कोहल को कन्वर्ट करा देता है एक बहुत बहुत टॉक्सिक प्रोडक्ट में, जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड।
और अगर ये बॉडी में बना, अगर फॉर्मेल्डिहाइड बेटा बॉडी में बना, तो इट कैन कॉज सीवियर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। ये बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट पैदा कर सकता है। इससे क्या क्या हो सकता है? इससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। हाँ, रातों रात बेटा लोग क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। बिल्कुल रातों रात की बात कर रहा हूं बेटा। दूसरा, यहां पर रीनल इंपेयरमेंट या रीनल शटडाउन या किडनी फेलियर जैसी चीजें हो जाती हैं बेटा। किडनी फेल कर जाती है, किडनी फेलियर, ठीक है। और हो सकता है रातों रात डेथ भी हो जाए। तो बहुत सारे लोग शराब पीने से मृत्यु को भी बेटा प्राप्त कर जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है बेटा जो कि ये कॉज कराता है। क्या हो रहा होगा? ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, किडनी को फेल करा सकता है, मल्टीपल ऑर्गन्स को फेल कर सकता है और डेथ भी करा सकता है। ठीक ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम अगर एथेनॉल को कंज्यूम करते हैं, सुनना पूरी बात ध्यान से, एथेनॉल को अगर कंज्यूम करते हैं बेटा, तो एथेनॉल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत खतरनाक प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ये सब तो आपने पढ़ा होगा ना बेटा ऑर्गेनिक में। ठीक है, कि अल्कोहल को क्या करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड साथ क्या करेंगे तो एसिड बन जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा याद आ रहा था मुझे भी, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वैसे मेरी केमिस्ट्री बेटा मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे फेवरेट हुआ करती थी। ठीक है, चलिए। तो एथेनॉल से क्या बना दिया हमने? एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड भी बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होता है? टॉक्सिक होता है। इसकी टॉक्सिसिटी हम लोग देखेंगे, ये भी आपकी बॉडी के लिए क्या है? टॉक्सिक है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? तो एथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में भी यही जो आपका बेटा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, यही काम करता है, ये वाला एंजाइम। ठीक है, तो अगर किसी को मेथनॉल की पॉइजनिंग हो जाए या मेथिल अल्कोहल की पॉइजनिंग हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बेटा, आपको याद आ रहा होगा, कंपिटिटिव इनहिबिशन का सहारा लेते हैं, और कंपिटिटिव इनहिबिशन का सहारा लेके ज्यादा सबस्ट्रेट क्या प्रोवाइड कर देंगे? एथेनॉल। तो एथेनॉल यूज होने लगेगा सबस्ट्रेट के तौर पर एज कंपेयर टू मेथनॉल। तो अब आपकी बॉडी में क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड, और ये कम टॉक्सिक है एज कंपेयर टू फॉर्मेल्डिहाइड, और टॉक्सिसिटी से राहत मिल जाएगी। और इसीलिए याद रखिएगा, एथेनॉल एक्ट एज ए एंटीडॉट, एथेनॉल एंटीडॉट, इसीलिए इसको हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बेटा? एंटीडॉट ऑफ इथेनॉल, सॉरी सॉरी सॉरी, मेथनॉल या मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना था। तो अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एक सिंपल सी चीजें और बता दी। ठीक है, आप समझिए, अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, उसी चीज को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर अल्कोहल बेटा, अगर हमने अल्कोहल को मान लीजिए कंज्यूम किया, हमने अल्कोहल को क्या किया बेटा? कंज्यूम किया, तो इमीजिएट इफेक्ट, इमीजिएट इमीजिएट इफेक्ट जो आएगा बेटा, जो तुरंत इफेक्ट आता है, इमीजिएट इफेक्ट, वो आपका क्या आ सकता है? एक तो आपकी एनसीईआरटी में दिया है वैंडलिज्म, वैंडलिज्म बर्बरता, वैंडलिज्म, वैंडलिज्म। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, वॉयलेंस, वॉयलेंस, वॉयलेंस। आपको वॉयलेंस नहीं लव करना है बेटा, जिसको लव कर रहा है उसको करने दो। ठीक है, चलिए। और थर्ड, अगर हम बात करते हैं रेकलेस बिहेवियर, रेकलेस बिहेवियर, ये इमीडिएट इफेक्ट्स हैं, ये इमीडिएट इफेक्ट्स हैं। ठीक है, किसके? वैंडलिज्म, वॉयलेंस, रेकलेस, रैक और फाइट। वॉयलेंस के साथ फाइट, मारने पीटने की टेंडेंसी बेटा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मैं चुपके से एक बात आपको बताऊं बेटा,
तो एक्चुअली जो अल्कोहल होता है वो लॉन्ग टाइम अगर कोई इसको कंज्यूम करता है तो ये एक्चुअली ब्रेन में डिप्रेस करने का काम, डिप्रेसेंट होता है। बट इमीडिएट इफेक्ट पैराडॉक्सिकली बेटा इसका काम ये होता है कि ये शुरुआत में अग्रेसिवनेस आपका पैदा करता है और वायलेंस जैसी चीजों को पैदा करता है। रेकलेस बिहेवियर का मतलब क्या है? रिमूव इनिबिशन, मतलब सराउंडिंग से इनिबिशन खत्म हो जाएगा, हर चीज का डर खत्म हो जाएगा, समाज का डर खत्म हो जाएगा, पुलिस का डर खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमूव इनिबिशन। ठीक है, आप इनिबिशन मतलब किसी चीज से आप डरोगे ही नहीं, तो आप क्या करोगे? बर्बरता के साथ बुरा व्यवहार करोगे, ठीक है, वायलेंस करोगे मतलब फाइट करोगे, ठीक है। और याद रखिएगा रेकलेस बिहेवियर का मतलब मैंने क्या बताया आपका? रिमूव इनहिबिशन। आ गई बच्चों बात समझ में? यहां पर इनहिबिशन हट जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें वो वायलेंट हो जाए, कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट में समझ में आ गया, आगे समझ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो मुझे ये बताओ बेटा कि अल्कोहल में बेटा अगर हम लोग ये देखें कि क्या क्या अल्कोहल में भी, अब मुझे क्या देखना है बेटा? मेनली एथेनॉल के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है? इथेनॉल के बारे में, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज याद रखिएगा कि एथेनॉल बहुत सारे काम कराता है, बहुत सारी चीजें कराएगा बेटा। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं बेटा, सबसे पहला पॉइंट, थोड़ा सा और इधर से ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा एथेनॉल में, सबसे पहला पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ये सेरेबेलम को इफेक्ट करेगा। किसको बेटा? सेरेबेलम को इफेक्ट करेगा। और याद रखिएगा जो आपका सेरेबेलम होता है बेटा, जो आपका सेरेबेलम होता है वो कराता क्या है? वो आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, वो आपको सही चलने में बेटा एक मतलब आपके मसल टोन को मेंटेन करने की कोशिश करता है जब आप चल रहे होते हो, ठीक है। तो ये सेरेबेलम को इफेक्ट करेगा और अटेक्सिया जैसी चीज कराएगा। अटेक्सिया, अटेक्सिया, और अटेक्सिया का मतलब क्या है? डिस्टर्ब्ड गेट, मतलब चल वो ढंग से चल नहीं पाएगा। डिस्टर्ब्ड गेट, डिस्टर्ब गेट। आ गई बच्चे बात समझ में? तो मैं एक बात बताऊं, पहले के टाइम पर जब हम क्या कहते हैं, हमारे पास ऐसी मशीन नहीं थी कि अल्कोहल उसने कंज्यूम किया है कि नहीं किया है देखने के लिए ब्लड में, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी, हम लोग मतलब पुलिस वाले अगर किसी को पकड़ते थे तो उसको बोलते थे कि एक सीधी लाइन में चल के दिखाओ, ठीक है। अगर वो सीधी लाइन में चल ले रहा है इसका मतलब क्या है कि हाँ उसने अल्कोहल, वैसे स्मेल वगैरह भी आती है, लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ कि उसको सीधी लाइन में चला के चलाते थे। अगर वो सीधी लाइन में नहीं चल पा रहा है इसका मतलब क्या है कि उसका सेरेबेलम इफेक्टेड है, इसका मतलब उसने अल्कोहल को कंज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो अच्छे से चल नहीं पाएगा, जिसको मैंने क्या बोला? डिस्टर्ब गेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट सुनो। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट की, याद रखना बेटा कि ये क्या कराता है कि ये टनल विजन कराता है। अगर हमने बहुत ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करा लिया तो हमारा जो पेरिफेरल जो विजन होता है वो लॉस हो जाता है और हम सिर्फ और सिर्फ सीधी लाइन में ही देख पाते हैं, ठीक है। तो इट कैन कॉज टनल विजन। टनल विजन, टनल विजन का मतलब क्या होता है कि हम सीधी लाइन में ही सिर्फ देख पाते हैं, इसका मतलब क्या है? पेरिफेरल विजन लॉस्ट। पेरिफेरल विजन लॉस, ठीक है। चलिए, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, अब अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये साथ ही साथ ये हमारे परसेप्शन को अल्टर कर देगा। इट अल्टर परसेप्शन, अल्टर परसेप्शन। अब अगर हमारे परसेप्शन को बेटा अगर ये अल्टर कर देगा, सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, मैंने क्या बोला? हमारे परसेप्शन को अल्टर कर देगा, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस टाइम में भेद नहीं कर पाएंगे, स्पीड स्पीड डिस्टेंस और टाइम में भेद नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए बोलते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग भेद नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए क्या बोला जाता है बेटा? डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। डोंट
ड्रिंक एंड ड्राइव। आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अब अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की बेटा बात करते हैं, अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं एथेनॉल में, तो याद रखिएगा इट डिक्रीजेस एडीएच सेक्रेशन, इट डिक्रीजेस एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट डिक्रीजेस एडीएच सेक्रेशन। और मुझे मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि अगर हम एडीएच सेक्रेशन को डिक्रीज कर देंगे तो होगा क्या? यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा? यूरिन आउटपुट इंक्रीजेस, यूरिन आउटपुट इंक्रीजेस, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। और इसी कंडीशन को जब अगर यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है तो इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं ना बेटा, डाईयूरेसिस जैसी कंडीशन को ये पैदा करेगा, ये डाईयूरेसिस कराएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अल्कोहल कैन कॉज डाईयूरेसिस, मतलब कि यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एडीएच के सेक्रेशन को कम करा दिया, जिससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट एंड लेट पार्ट ऑफ डीसीटी कम हो जाएगा, और जिसके कारण अगर पानी कम एब्जॉर्ब होगा तो वो ज्यादा आपके किस में आएगा बेटा? किस में आएगा बताइए? यूरिन में आएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका इसका मतलब क्या है कि डाइल्यूट मतलब कि आप क्या, आपका यूरिन भी क्या हो जाएगा बेटा? डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब बातें आपने हार्मोन पढ़े, तो ये 4 पॉइंट मुझे लगता है एथेनॉल में आपको हर चीज याद होनी चाहिए कि क्या सेरेबेलम को इफेक्ट किया, टनल विजन कराया, अल्टर्ड परसेप्शन को हेल्प किया, मतलब कि वो किया। और याद रखिएगा परसेप्शन तभी बेटा अल्टर होगा जब आपका सेरेब्रम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके बेटा सेरेब्रम को भी इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन आप अपने लेवल पे सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा कि सेरेबेलम को। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा ये सेरेब्रम को भी इन्वॉल्व करता है, तभी तो आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है ना बेटा, तभी तो आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है ना, नहीं तो चेंज नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये लगता है यहां पर अल्कोहल हमारा पूरी चीजें खत्म हो गई। नहीं, अभी एक स्लाइड और बची है अल्कोहल में। पानी पी लेते हैं बेटा, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो अब मैं अगर अल्कोहल की बात करता, अगर अल्कोहल बेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाएगा, सुनना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। अगर अल्कोहल को बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाएगा तो एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन कैन कैन इंड्यूस फैटी एसिड सिंथेसिस, यानी कहने का मतलब क्या है, फैट सिंथेसिस को ये बढ़ा देगा। इट इंक्रीजेस फैट सिंथेसिस। ठीक है, ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन से क्या होगा बेटा? फैट सिंथेसिस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फैट, क्या लिख दिया, रुको, इंक्रीजेस, ठीक तो लिखा हूं, इट इंक्रीजेस फैट सिंथेसिस। ठीक है, इट इंक्रीजेस फैट सिंथेसिस। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। अब ये फैट सिंथेसिस को अगर इंक्रीज कर देगा बेटा, तो डिपोजिशन ऑफ फैट इन लीवर एंड बिलियरी सिस्टम में क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज कर जाएगा, मतलब बाइल डक्ट वाला वगैरह में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लीवर एंड बिलियरी सिस्टम में बेटा क्या हो जाएगा? डिपोजिशन बढ़ जाएगा। और जब डिपोजिशन बढ़ जाएगा तो ये कॉज करा देगा लीवर में एक डिजीज, जिसको हम लोग बोलते हैं फैटी लीवर सिंड्रोम या फैटी लीवर डिजीज। फैटी लीवर डिजीज, ठीक है, फैटी लीवर डिजीज। ठीक है, और तो हम लोग और क्या बोल सकते हैं? फैटी बिलियरी डिजीज, फैटी बिलियरी डिजीज। ठीक है, फैटी बिलियरी डिजीज आप याद नहीं रखेंगे तब भी काम चलेगा। फैटी लीवर डिजीज को आपको याद रखना है, फैटी लीवर डिजीज को बेटा आपको याद रखना ही है बच्चों, फैटी लीवर डिजीज को।
ठीक है। अब होता क्या है कि अगर ये बहुत देर तक अगर बेटा वहां पर डिपॉजिट रहा तो ये इन्फ्लामेशन कॉज करा देगा। ठीक है, तो ये क्या कॉज करा देगा बेटा? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इन लीवर, इन्फ्लामेशन इन लीवर, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन लीवर। और अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हीपेटाइटिस। क्या बोलते हैं बेटा? ये स्टेजेस हैं बेटा किस तरीके से हमारा लीवर खराब हो रहा है। ठीक है, हीपेटाइटिस। आ गई बात समझ में बच्चों? और हीपेटाइटिस अगर बहुत समय के लिए रहा, बहुत समय के लिए रहा, तो एंड डिजीज आ जाएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर। लीवर का क्या हो जाएगा बेटा? सिरोसिस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिरोसिस ऑफ अगर लीवर हुआ है बेटा, सिरोसिस ऑफ लीवर, ठीक है, ये एंड स्टेज डिजीज है। मतलब इसका मतलब क्या है? इरिवर्सिबल डिजीज है। इसका मतलब अब लीवर आपका ठीक नहीं हो सकता है, लीवर पूरी तरीके से खराब हो चुका है, लीवर फाइब्रोज्ड हो चुका है, लीवर का आर्किटेक्चर बिगड़ चुका है और लीवर अब अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? क्या होगा? क्या हो गया? ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया बेटा? फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस ऑफ लीवर। और अगर फाइब्रोसिस हो गया तो यहां पर क्या? लीवर का आर्किटेक्चर बिगड़ जाएगा और लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी अब आपको याद रखना है कि किस तरीके से कर रहा है। ठीक बच्चों? और इट ऑल्सो, अरे बचवा लोग ध्यान से सुनना, इट ऑल्सो, इट ऑल्सो decreases blood sugar level, शुगर लेवल। ठीक है, ठीक बच्चों? तो ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? अगर ये वाला पॉइंट समझ में आया बेटा तो मैं और आगे चल सकता। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये क्या कॉज कर सकता है बेटा आपका? हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया। ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। ठीक है, और अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं बेटा, सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, तो ये एक्चुअली एब्जॉर्ब कहां से होता है? एब्जॉर्ब होता है आपका डायरेक्टली स्टमक से। स्टमक में बहुत कम चीज बेटा क्या होती है? एब्जॉर्ब। उसमें से अल्कोहल भी आता है बेटा। तो बहुत कम चीजें, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं, और अल्कोहल भी कहां से एब्जॉर्ब होता है? आपका स्टमक से ही एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और इट कैन कॉज गैस्ट्राइटिस, दैट्स व्हाई इट कैन कॉज गैस्ट्राइटिस। आ गई बात समझ में? और ये गर्ड जैसी चीजें भी करा सकता है बेटा, गर्ड जैसी चीजें भी करा सकता है। ठीक है, ये इसोफेजियल कैंसर भी करा सकता है, इसोफेजियल कैंसर भी करा सकता है, या जीआईटी का कैंसर भी, बहुत सारे जीआईटी कैंसर्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये बहुत सारे जीआईटी कैंसर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको ये अल्कोहल का समझ में आ रहा होगा। और एक चीज, और एक चीज, ये हमारे इम्यूनिटी को भी डिक्रीज करता है। क्या बात कर रहे हो सर? सही बात कर रहे हैं। इट ऑल्सो, इट डिक्रीजेज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। आ गई बच्चे बात समझ में? हाँ। और एक चीज, और एक चीज, और एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा। और क्या कराता है ये? अल्कोहल साइकोसिस भी करा सकता है, पागल भी कर सकता है। अल्कोहल साइकोसिस, द अल्कोहल साइकोसिस। और इसी टाइम पर पैदा होता है बेटा डेलीरियम। डेलीरियम, डेलीरियम का मतलब ये होता है बेटा, बात ध्यान से सुनना, बात ध्यान से सुनना। डेलीरियम का मतलब ये होता है कि आप सराउंडिंग से अवेयरनेस जो आपकी होती है वो हट जाती है। मतलब अब आपको सही और गलत में भेद करना बंद हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो सराउंडिंग से जो बेटा वो जो चीजें रहती हैं उस पूरी तरीके से आप उससे हट जाते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि अल्कोहल साइकोसिस जैसी चीजें भी करा सकता है। ठीक है, ठीक बच्चों? और एक लास्ट पॉइंट, और एक लास्ट पॉइंट बेटा अगर मैं आपको बताऊं,
ठीक है, तो अल्कोहल के बारे में एक लास्ट पॉइंट मैं यहां पर और बताना चाहूंगा कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन इसको कंज्यूम कर रही है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन इसको कंज्यूम कर रही है, ठीक है, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन में करा सकता है फीटल अल्कोहल फीटल सिंड्रोम, अल्कोहल फीटल सिंड्रोम। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इसको कंज्यूम कर रही है बेटा, तो ये क्या कॉज कर सकता है? अल्कोहल फीटल सिंड्रोम। और याद रखिएगा, इसमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो मिलेगा आपका मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, और एक आपका देखने को मिलेगा बेटा ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन। आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि अल्कोहल कितनी सारी चीजें करा रहा है, कितनी सारी चीजें करा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि इतनी, ये सब बेटा कहीं ना कहीं आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, सिरोसिस ऑफ लीवर, फैटी लीवर, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक बच्चों, तो यहां पर होता है आपका अल्कोहल खत्म। एक बार स्लाइड को देखिए, फिर हम और आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने क्या क्या देख लिया? एक तो हम लोग ने देख लिया कि अल्कोहल के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्या क्या बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो मैंने बताया आपको क्या होता है, आपका फैटी लीवर डिजीज होगा। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तभी मैं काम चला लूंगा, फैटी बिलियरी डिजीज, लेकिन ये होता है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, सिरोसिस ऑफ लीवर, इसमें लीवर का आर्किटेक्चर आपका क्या होगा बेटा, बिगड़ जाएगा। और इसमें इस तरीके से बिगड़ेगा कि अब आपका लीवर फंक्शनिंग नहीं करा पाएगा, और इससे बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, जो कि आप जब एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से बेटा इसको देखेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इट कैन कॉज हाइपोग्लाइसेमिया। और इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई दारू पीते हैं बेटा, जब कोई अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, तो उस टाइम पर उसको कंज्यूम करने के बाद उनको बहुत तेजी से भूख लगती है, और भूख लगने का कारण यही है कि वो क्या कॉज करा रहा है बेटा, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको और बताया था कि ये क्या, एडीएच के सेक्रेशन को डिक्रीज करता है, और एडीएच का सेक्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो डाईयूरेसिस जैसी कंडीशन भी बेटा यहां पर पैदा हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, आपका लास्ट टॉपिक दैट इज स्टेरॉइड्स। ठीक है, चलिए, तो अगर हम स्टेरॉइड्स के बारे में बात करते हैं तो हम यहां पर देखिए बेटा, देयर आर मैनी कैटेगरीज, देयर आर मैनी कैटेगरीज इन द स्टेरॉइड्स, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक तो हम लोग देखेंगे एनाबॉलिक, एनाबॉलिक। ठीक है, एनाबॉलिक का मतलब क्या है? एनाबॉलिक का मतलब बेटा आपने बहुत अच्छी तरीके से देख रखा होगा। बताइए, आपने 11th में मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं एनाबॉलिक क्यों बोल रहा हूं इसको। ठीक है, जहां पर किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा होगा। ठीक है, और दूसरा दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एनाबॉलिक के साथ साथ हम लोग यहां पर देखेंगे एंड्रोजेनिक, एंड्रोजेनिक। अब एंड्रोजेनिक की अगर हम बच्चा बात कर रहे हैं तो ऐसा जो एंड्रोजन मतलब कहने का मतलब क्या है, जो मेल कैरेक्टर्स को पैदा करे। देखिए, अगर हम जिम वगैरह की बात करते हैं बेटा, तो आजकल बहुत सारे ऐसे जिम में स्टेरॉइड्स को कंज्यूम कराया जाता है ताकि बहुत तेजी से क्या हो सके, बॉडी बन सके, और ये यही स्टेरॉइड्स होते हैं। लेकिन आज आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेरॉइड्स को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो किस किस तरीके से ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म कॉज करा था, हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं सबसे पहला अगर इसका इफेक्ट देखूं बेटा, सबसे पहला इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा इसका स्किन पे। सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है बेटा इसका, स्किन पे। ठीक है, अगर कोई पर्सन स्टेरॉइड्स को, एनाबॉलिक स्टेरॉइड को कंज्यूम कर रहा है तो याद रखिएगा ये एक्नी कॉज कराता है। एक्नी का मतलब बच्चों आप बहुत अच्छी तरीके से समझते ही होंगे, इसका मतलब क्या है आपका, कि ये आपके चेहरे पे क्या लाएगा, फुंसी वगैरह लाएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, रीनल इंपेयरमेंट। क्या आप बात कर रहे हो सर? सही बात, रीनल इंपेयरमेंट मतलब ये किडनी को भी खराब करा सकता है, रीनल इंपेयरमेंट। ठीक है,
और अगर इसका बहुत ज्यादा कंजप्शन हो जाए, बहुत ज्यादा कंजप्शन हो जाए बेटा, तो याद रखिएगा इट कैन कॉज रीनल फेलियर। ये आपकी किडनी को बहुत गंदे तरीके से बेटा क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। तो रीनल फेलियर जैसी चीजें भी ये करा सकता है। अब अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, किस पे बेटा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। अगर मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात कर रहा हूं बेटा, तो ये आपके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस करा सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। आपने कभी सुना होगा बेटा, अगर आपने कभी सुना होगा तो मैं आपको बताऊं एक बात, कि आपने सुना होगा कि कोई जिम करते करते उनको हार्ट अटैक आ गया। देख लीजिए, मैंने अगर कुछ गलत बताया हो तो इसका मतलब क्या है कि उनको हार्ट अटैक क्यों आ सकता है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में अगर आप स्टेरॉइड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट पे भी बहुत ज्यादा असर कर रहा है। ठीक बच्चों, चलिए फोर्थ अगर हम लोग बात करते हैं, क्या अच्छा क्यों करा रहा है, क्यों करा रहा है ये बताना मैं भूल गया, क्यों करा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों ऐसा क्या हो गया स्टेरॉइड को कंज्यूम करने से भैया कि इसने कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस करा दी। और ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि ये कॉज करा सकता है डिसलिपिडीमिया, डिसलिपिडेमिया। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं डिसलिपिडेमिया का, इसका मतलब आप ऐसा समझिएगा कि हमारे बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गुड कोलेस्ट्रॉल, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जिससे उनका डिपोजिशन बढ़ जाएगा आपकी आर्टरीज में, स्मॉल आर्टरीज में एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए। और अगर ये कोरोनरी आर्टरी में अगर जाकर डिपोजिट हुआ तो इट कैन कॉज कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ठीक है बच्चों, चलिए फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात कर रहा हूं आपके ब्लड शुगर पे, ब्लड शुगर पे अगर आपने बेटा कभी सुना होगा, वैसे मुझे उम्मीद तो कम ही है क्योंकि आप अपने सराउंडिंग्स के लिए उतने ज्यादा अवेयर नहीं होते हो, लेकिन आप जब कोरोना आया था तो आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा लोग अपने से ही स्टेरॉइड्स को कंज्यूम कर रहे थे, गए मार्केट से और उन्होंने स्टेरॉइड्स को लेकर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। और उसके कारण जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स थे, जिनको डायबिटीज थी नहीं लेकिन डायबिटिक के लिए वो प्रोन थे, उनको डायबिटीज हो गई। और उसके पीछे रीजन ये रहा बेटा, क्योंकि ये जब आप स्टेरॉइड्स कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल क्या होता है बच्चा, इंक्रीज कर जाता है। तो याद रखिएगा इट कैन कॉज हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, और ये इंसुलिन रेसिस्टेंस जैसी चीजें भी करा सकता है। जब एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे तो इन सब चीजों को भी अच्छी तरीके से देखेंगे। अब लास्ट बेटा जो मुझे देखना है वो मुझे बताना है आपको फिफ्थ पॉइंट, दैट इज रिप्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करेंगे बेटा, तो हम इसको मेल और फीमेल में क्या क्या कैरेक्टर्स ये डेवलप कर सकता है उसको थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों, चलिए अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं किस में देखूंगा बेटा, आपका मेल में देख लेता हूं, ठीक है, और एक मैं देख लेता हूं फीमेल में देख लेता हूं। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे किसकी, मेल की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि ये मेल और फीमेल दोनों की, अगर मैं अग्रेसिवनेस की बात कर रहा हूं, मूड स्विंग्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, एंगर की बात कर रहा हूं, डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें दोनों के अंदर आएंगी, मेल में चाहे फीमेल में। ये मूड स्विंग्स कराता है बेटा, ठीक है, अग्रेसिवनेस लाता है, एंगर कराता है। तो ये क्या कॉज कराएगा, पहला तो मूड स्विंग्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो बेटा हर चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप चीजों को रिलेट करके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो नो डाउट अबाउट इट कि आपके लिए चीजें और बायोलॉजी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। आपने सुना होगा कि जब फीमेल्स को बेटा पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पर वो कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं, बिहेव करती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पर उनके बॉडी में इंटरनल स्टेरॉइड्स यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या होता है बेटा, इन्फ्लुएंस होते हैं, और उस टाइम पर उनको मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं। और आप भी तो ले रहे हो बेटा बाहर से, तो क्या मूड स्विंग्स नहीं होगा क्या, बिल्कुल।
ठीक है, तो ये मूड स्विंग्स दोनों में करा सकता है बेटा, मेल और फीमेल में मूड स्विंग्स। ठीक, चलिए, लेकिन अगर मैं बात करता हूं एंगर और आपकी बात करता हूं, तो ये ज्यादा मेल में ज्यादा डेवलप होगा एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, लेकिन दोनों में डेवलप हो सकता है, मार्क माय वर्ड्स, डेवलप दोनों में हो सकता है, बट मैं कंपैरिजन अगर करूं तो मेल में ये ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो उसको मैं अलग से लिख दूंगा, अभी हम लोग अलग अलग कर लेते हैं कि मेल में क्या होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा, इट डिक्रीजेस स्पर्म काउंट। ये मेल में बेटा क्या कॉज करा सकता है, स्पर्म काउंट को डिक्रीज करा सकता है, और इसीलिए ये इनफर्टिलिटी को भी कॉज करा सकता है। आ गई बात समझ में? तो अब आपको बात समझ में आ रहा है, तो अगर आप जिम वगैरह जाना प्रिफर करते हैं बेटा, तो स्टेरॉइड से दूर रहना है, आप नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को बिल्ड कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर मेल में ही बात कर रहे हैं बेटा, तो इससे टेस्टिस का साइज क्या हो सकता है बेटा, रेड्यूस हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोगोनाडिज्म। ठीक है, तो टेस्टिस साइज इसमें रिड्यूस कर सकता है ड्यू टू कंजप्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। टेस्टिस साइज क्या हो सकता है बच्चा, रेड्यूस हो सकता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म। ठीक है बच्चों, चलिए, अब ये फोर्थ पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 मार्क माय वर्ड। ठीक है, पॉइंट इसलिए क्योंकि ये कैंसर जैसी चीजों को भी करा सकता है, और कौन सा कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर भी बेटा ये करा सकता है, अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मैंने क्या बोला, ये प्रोस्टेट का कैंसर भी करा सकता है, प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, और बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी भी ये करा सकता है। ठीक है, प्रीमैच्योर बार्डनेस जैसी चीजें भी करा सकता है, मतलब जल्दी बाल झड़ सकते हैं अगर इसका बहुत लंबे समय तक, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, अगर लॉन्ग टर्म अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो नो डाउट अबाउट इट, ये प्रीमैच्योर बार्डनेस भी करा सकता है। तो फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, प्रीमैच्योर बार्डनेस। ठीक है बच्चों, चलिए, अब अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में ये मूड स्विंग्स तो पहला करा ही रहा है, दूसरा मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो जाएंगी बेटा, एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाएंगे, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज, एबनॉर्मेलिटीज। आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक है, अब अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, एट्रोफी करा सकता है, साइज रिड्यूस करा सकता है। एट्रोफी किसकी भैया, किसकी, ओवरी की और यूट्रस की। ओवरी और यूट्रस का साइज क्या हो सकता है बेटा, रिड्यूस हो सकता है, ओवरी एंड यूट्रस का साइज। और क्योंकि बेटा मुझे बताइए, क्योंकि ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स है, तो अगर ये इसको फीमेल कंज्यूम कर रही है, तो क्या फीमेल में ये मेल कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, कि ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैस्कुलिनाइजेशन। ठीक है, चलिए, और क्या कॉज करा सकता है बताइए, और क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। चलिए, इतना काफी है, इतना काफी है। ठीक है, फीमेल में। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बेटा, तो इसको आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें बेटा आपको मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है। ठीक है, एक पॉइंट और है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ये भी आप याद रख ही लीजिएगा, डीपनिंग ऑफ वॉइस। ठीक है, अब स्टेरॉइड्स अगर हमने पढ़ लिया, स्टेरॉइड्स हमने पढ़ लिया, तो इसी के बाद आपके इसी के आसपास आपकी एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। ठीक है, अब देखिए,
ये क्यों एडोलेसेंस के टॉपिक को क्यों ऐड किया गया एनसीईआरटी में? क्योंकि शिक्षित करना बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है। एडोलेसेंस की एज क्या होती है? अगर हम WHO या डिफरेंट कंट्रीज में देखें तो WHO के अकॉर्डिंग जो एडोलेसेंस की जो एज मानते हैं वो 12 ईयर से 19 ईयर्स के बीच में मानते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी और इंडिया के हिसाब से अगर मैं देखूं बेटा, तो ये 12 साल से 18 साल के बीच के जो उम्र होती है, जो एज होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। और इस एज में आप बहुत सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले तक आप बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में थे और सारे काम अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में कर रहे होते हैं। लेकिन जब स्कूल जाना, बहुत अच्छी तरीके से स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो आप वहां पर नए नए फ्रेंड्स को बनाते हैं। नए फ्रेंड्स को बना रहे हैं, ठीक है, आपके नए दोस्त बन रहे हैं, तो आप उनसे कुछ सीखेंगे। अगर वो कोई एडिक्शन है उसको, तो आप भी चाहेंगे, या वो आपको बोलेगा कि भैया तुम भी कर लो, तुम भी सिगरेट पी लो। तो हो सकता है आप पीयर प्रेशर में उन चीजों को करना स्टार्ट कर देंगे। या एक्सपेरिमेंटेशन जैसी चीजें बहुत ज्यादा डेवलप होती हैं इस एज में। रिस्क टेकिंग बिहेवियर इस एज में बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा बेटा कि कोई जो 12 साल से 18 साल के जो लड़के होते हैं वो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, उनको किसी चीज का डर नहीं होता, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, हर नई चीज को ट्राई करने का वो होता है, ठीक है। और इसी टाइम पर आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जैसी चीजें, आपने देखा होगा कि बहुत तेजी गाड़ी चलाने से छोटे छोटे लड़कों की बेटा डेथ तक हो जाती है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि भैया हम लोग कहीं घूमने गए और घूमने के बाद ड्राउनिंग जैसे केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो एनसीईआरटी का एडोलेसेंस पढ़ाने का मकसद ये था कि वो आपको इन चीजों से अवेयर करा पाए। और इसको ड्रग में ही क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी एक चीज मेंशन कर रही है, और वो ये मेंशन कर रही है कि अगर जितनी जल्दी अगर आप किसी ड्रग को स्टार्ट करेंगे, तो उतनी जल्दी उसका एडिक्शन एज वेल एज डिपेंडेंस उतना ज्यादा हाई होगा, उतना ज्यादा एडिक्शन होगा और उतना ज्यादा डिपेंडेंस होगा। और इन दोनों, आपको, चाहे मैं एडिक्शन की बात कर रहा हूं, चाहे मैं डिपेंडेंस की बात कर रहा हूं, इन दोनों चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो एडोलेसेंस आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़िए। अगर कुछ चीजें आपको आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइए, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। ऑलरेडी ये लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो एडोलेसेंस आपको बस थोड़ा रीड करना है। वैसे भी आपके, अगर मैं बात करूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आने थे वो यही स्टेरॉइड्स तक ही आने थे, ठीक है। अब जो जनरली एडोलेसेंस से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, एडोलेसेंस को आप अपनी एनसीईआरटी में मेंशन कर लीजिएगा। नहीं तो मैं एक छोटा सा नोट्स आपको लिखकर प्रोवाइड करा दूंगा अपने चैनल पे, कम्युनिटी में। आप वहां से उसको डाउनलोड करके बेटा उसको अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेटा यहां तक था हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज आपका ये चैप्टर होता है खत्म। अब कुछ दिनों के बाद मैं इसका बेटा एक वन शॉट बनाऊंगा, जिसमें मैं पूरे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को लगभग 3 से 3.5 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे में मैं हर एक टॉपिक को कवर करूंगा, और बहुत फास्ट तरीके से कंपैरिजन करते हुए मैं आपको उसको बेटा पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में। आप मुझे बताइएगा कि आप कौन सा चैप्टर प्रीफर कर रहे हैं अगला पढ़ना। वैसे मैंने सोचा है कि मैं बायोटेक्नोलॉजी, और उधर एक चीज और सोचा है बेटा मैंने, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में सर मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, और डीएनए रेप्लिकेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मैं उनको बेसिक से स्टार्ट करते हुए बेटा मैं आपको एक्सट्रीम तक ले जाऊंगा, ठीक बच्चों, जितना आपके एनसीईआरटी में है, हाँ ना, ठीक है। जहां भी मैं एक्सट्रीम बोलता हूं तुम्हारे कान नाक सब खड़े हो जाते हैं बेटा, तो वो चीज आपको देखनी नहीं है, ठीक बच्चा। चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ बेटा, ठीक है। चलिए, तब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से बेटा पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा।